नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जिला सीरीज के अंतर्गत देहरादून जिले को पढ़ने जा रहे हैं। देहरादून जिला ये आपके 13 जिलों में सबसे महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक जो आपके प्रश्न बनते हैं तो वह देहरादून जिले से ही बनते हैं। हम उत्तराखंड जिला सीरीज के अंतर्गत हरिद्वार जिले को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह जिला नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको हरिद्वार जिले के 2 पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और आज की इस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। दोस्तों, जो नए छात्र हैं तो उनके लिए तो ये सीरीज अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जिनके पास हर एक जिले के नोट्स नहीं हैं तो वह हमारी इस सीरीज के माध्यम से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। बात करेंगे हम देहरादून जिले की। तो देहरादून जिले की स्थापना 1817 ईस्वी में की गई थी। और जब दोस्तों देहरादून जिले की स्थापना हुई थी तो इसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था, ठीक है। देहरादून जिले के संस्थापक थे दोस्तों विलियम ट्रेल, क्योंकि 1817 के समय जो कुमाऊं कमिश्नरी थी तो उसके जो कमिश्नर थे तो वह आपके विलियम ट्रेल थे, और कुमाऊं का जो वास्तविक कमिश्नर था तो वह भी विलियम ट्रेल था, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे जो पुराना जिला है तो वह देहरादून जिला ही है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का सबसे नया जिला कौन सा है तो दोस्तों रुद्रप्रयाग, क्योंकि रुद्रप्रयाग की स्थापना 16 सितंबर 1997 को हुई थी, ठीक है। बात करेंगे कि कुमाऊं कमिश्नरी में देहरादून जिले को कब शामिल किया गया तो 1825 में शामिल किया गया था। और उसके बाद दोस्तों 1829 ईस्वी में देहरादून जिले को मेरठ मंडल में शामिल किया गया था, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि देहरादून जिले की स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापना कब की गई तो 1871 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और दोस्तों जब आपका 1969 में गढ़वाल जिला बना, उसके बाद 1975 में देहरादून जिले को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन है कि गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। देखिए आगे बढ़ेंगे कि देहरादून नगर पालिका की स्थापना कब हुई तो 1867 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया तो 9 दिसंबर 1998 को बनाया गया। और ये दोस्तों राज्य का पहला नगर निगम या फिर सबसे पुराना नगर निगम है, ठीक है। और जब हमारा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जिला बना था, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपका इस नगर निगम को वैधानिक दर्जा दिया गया था 2003 में, ठीक है। क्योंकि उससे पहले तो ये दोस्तों आपका किस में था, यूपी में था, ठीक है। और जब हमारा जिला राज्य बना, ठीक है, तो राज्य बनने के बाद दोबारा इसे गठित किया गया था नगर निगम के रूप में, और इसे संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था 2003 में दिया गया था, ठीक है। देखिए देहरादून यह उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। और अस्थायी राजधानी कब बनाया गया 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड की कोई भी स्थायी राजधानी नहीं है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है तो दोस्तों गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी जो घोषित किया था 8 जून 2020 में घोषित किया था, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा भवन ये देहरादून में स्थित है। और देहरादून में जो आपकी प्रथम बैठक हुई थी 9 जनवरी 2001 को हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन आते हैं, एक आपका देहरादून में है और दूसरा दोस्तों गैरसैंण चमोली में, ठीक है। तो दूसरा जो विधानसभा भवन है गैरसैंण में, यहाँ पर पहली बैठक जो हुई थी 17-18 जनवरी 2017 को हुई थी, ठीक है। और 9 जनवरी 2001 में आपकी देहरादून विधानसभा भवन में बैठक हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को नोट करिएगा। शाहजहां के सेनापति नवाजत खां द्वारा 1635 ईस्वी में दून घाटी पर आक्रमण किया गया, जहां रानी कर्णावती ने इन्हें पकड़कर उनके नाक कान कटवा दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि शाहजहां का सेनापति जो नवाजत खां था इसके द्वारा दून घाटी पे कब आक्रमण किया गया था 1635 ईस्वी में किया गया था। इस समय दोस्तों जो गढ़वाल की रानी थी तो वह रानी कर्णावती थी, ठीक है। और इस रानी कर्णावती ने
जो नवाजत खां था और उसके सैनिक थे उन सभी को पकड़कर उनके नाक कान कटवा दिए थे। इस घटना की जानकारी निकोलस मनुची की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मुगल्स में मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हिस्ट्री ऑफ मुगल्स ये पुस्तक किसकी है? निकोलस मनुची की पुस्तक है। ठीक है, और इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो दोस्तों रानी कर्णावती ने जो नवाजत खां की सेना के नाक कान काटे थे उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, आता है शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें नाकटी रानी कहा था। मतलब अब देखिए, नाकटी रानी तो कर्णावती को कहा जाता है, पर कहा किसने था? शिव प्रसाद डबराल ने कहा था। ठीक है, मुगल सेनापति खलीलुल्लाह के नेतृत्व में 1654 ईस्वी में दून घाटी पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो नवाजत खां ने तो क्या था 1635 ईस्वी में, उसके बाद में दोस्तों मुगल सेनापति था खलीलुल्लाह, उसके द्वारा 1654 ईस्वी में दून घाटी पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि मुगल सेनापति गुलाम कादिर के नेतृत्व में 1785 ईस्वी में दून घाटी पर आक्रमण किया गया तथा उमेद सिंह को यहाँ का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, तो मुगल सेनापति था गुलाम कादिर। ठीक है, इसके नेतृत्व में 1785 ईस्वी में दून घाटी पर आक्रमण किया गया और उसके बाद में दोस्तों इस दून क्षेत्र का गवर्नर उमेद सिंह को बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका रोहेला जो होते थे उनका भी आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो रोहेला सरदार आता है नजीबुद्दौला, इसके द्वारा 1786 ईस्वी में दून घाटी पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो गुलाम कादिर के बाद में अगले साल ही रोहेला सरदार नजीबुद्दौला के द्वारा भी दोस्तों दून घाटी पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि गुरु राम राय का 1676। ठीक है, तो 1676 ईस्वी में फतेह शाह के समय श्रीनगर आगमन हुआ था। तो दोस्तों जो गुरु राम राय थे तो इनका देहरादून में आगमन कब हुआ था? तो 1676 ईस्वी में हुआ था और इस समय दोस्तों जो पवार वंश का राजा था तो वह फतेह शाह था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पहुंचे कहाँ पर थे? तो श्रीनगर पहुंचे थे। अतः गढ़वाल के अकबर फतेह शाह द्वारा गुरु राम राय को 3 गांव खुड़बड़ा, राजपुर, चामासारी दान में दिए गए थे। ठीक है, तो पहला तो यही याद रखिएगा कि गढ़वाल का अकबर किसे बोला जाता है? फतेह शाह को। ठीक है, और जब गुरु राम राय का दून घाटी में आगमन हुआ था तो इन्होंने गुरु राम राय को कितने गांव दान दिए थे? 3। अब ये 3 गांव कौन से थे? खुड़बड़ा, राजपुर और चामासारी। ठीक है, अतः पवार शासक प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच 14 मई 1804 को देहरादून में बिंदाल नदी के तट पर खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों खुड़बड़ा का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? बिंदाल नदी के तट पर हुआ था। कब हुआ? तो 14 मई 1804 को हुआ था। ठीक है, और पवार शासक था प्रद्युमन शाह और दोस्तों गोरखे थे। ठीक है, आता है ए.आर. गिल की पुस्तक द वैली ऑफ दून से खुड़बड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ए.आर. गिल की पुस्तक है द वैली ऑफ दून, इससे किसकी जानकारी मिलती है? खुड़बड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, और ऊपर हमने पढ़ा था कि जो नाक काटने की घटना थी या फिर दोस्तों जो नवाजत खां के द्वारा कर्णावती के ऊपर आक्रमण किया गया था उसकी जानकारी कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों निकोलस मनुची की जो पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ मुगल्स उससे मिल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि अंग्रेज अधिकारी जलेस्पी एवं गोरखा सुब्बा बलभद्र सिंह थापा के बीच 1814 ईस्वी में नालापानी और खलंगा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो नालापानी और खलंगा का युद्ध जो हुआ तो वह दोस्तों गोरखा सुब्बा बलभद्र सिंह और अंग्रेज अधिकारी जलेस्पी के मध्य हुआ था। हुआ कब था? 1814 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हर एक दोस्तों लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस जिले की, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखना है। ठीक है, और जो आपको नहीं पता उसे नोट करना है और जो नोट्स बना रहे हैं तो दोस्तों वह वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। ठीक है, आता है अंग्रेजों द्वारा 1815 में कलंगा स्मारक जलेस्पी एवं खलुंगा स्मारक बलभद्र सिंह थापा की स्मृति में बनाए गए थे। ठीक है, तो 1815 में दोस्तों जो नाला पानी का युद्ध हुआ था तो उसमें जो बलभद्र सिंह थापा था और दोस्तों जो जलेस्पी था दोनों मारे जाते हैं और उनकी स्मृति में उनकी बहादुरी के रूप में दोस्तों स्मारक बनाए जाते हैं 1815 में। ठीक है, जो कि खलंगा स्मारक के नाम से जाने जाते हैं।
आता है कि अंग्रेजों के द्वारा 1814 में मोहांड पास तथा तिमली पास से होकर देहरादून में प्रवेश किया गया था। ठीक है, तो जो मोहांड पास और तिमली पास आता है ये देहरादून और सहारनपुर को जोड़ता है। ठीक है, तो इसी दर्रे से दोस्तों आपके अंग्रेज उत्तराखंड क्षेत्र में आए थे 1814 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 30 नवंबर 1814 को उत्तराखंड की पहली स्थायी छावनी खलुंगा किले को बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों के द्वारा उत्तराखंड में पहली स्थायी छावनी कहां पर बनाई गई, तो खलुंगा में बनाई गई थी। कब बनाई गई, तो 30 नवंबर 1814 को बनाई गई थी। ठीक है, उत्तराखंड में स्थायी छावनी का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों उद्धोत चंद को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून के प्राचीन नाम, तो देहरादून के प्राचीन नाम क्या क्या हैं, तो दोस्तों पृथ्वीपुर, शिवपुर, शिवपुरी, नालागढ़, द्रोणनगरी और दोस्तों सपाल आता है सपाद लक्ष्य। ठीक है, सपाद लक्ष्य याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में नया उपनाम है। ठीक है, या फिर प्राचीन नाम है। आता है देहरादून के उपनाम, तो देहरादून के उपनाम क्या क्या हैं, वन नगर कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, FRI है। FRI होने के कारण इसे वन नगर बोला जाता है। लीची नगर या फिर लीची जोन भी कहते हैं। सैनिक नगर क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई सारी छावनियाँ हैं इसलिए सैनिक नगर बोलते हैं। द्रोण घाटी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो द्रोण थे तो वह रहते थे। ठीक है, इसीलिए इसे द्रोण घाटी भी कहते हैं। शिव की भूमि भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और शिव की राजधानी टॉम करेट के द्वारा हरिद्वार को बोला गया था। ठीक है, तो उस चीज को भी आपको याद रखना है। अतः उत्तराखंड घाटी का प्रवेश द्वार ये भी देहरादून को बोला जाता है। आता है शिवालिक हिमालय का प्रवेश द्वार, तो वह भी आपका हरिद्वार को ही बोला जाता है। अब दोस्तों हम भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे। तो दोस्तों देहरादून की भौगोलिक स्थिति, उसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3088 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और जो देहरादून है उसकी आकृति कैसी है, तो दोस्तों दोने के समान है। ठीक है, और ये हिमालय में कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका लघु और मध्य हिमालय में ही आता है। ठीक है, यह शिवालिक एवं लघु मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। तो जो आपका देहरादून मुख्य नगर है तो वह कहाँ पर बसा है, तो ये शिवालिक और लघु मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। ठीक है, देखिए जो आपका देहरादून है तो ये कितने जिलों से सीमा बनाता है उत्तराखंड के, तो 4 जिलों से बनाता है। एक आपका हरिद्वार, दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा टिहरी और चौथा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, यह राज्य का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो देहरादून एकमात्र जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है, इसकी सीमा हिमाचल के 2 जिलों सिरमौर और शिमला से लगी है। ठीक है, इस चीज को भी नोट करिएगा आप। अतः इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के एक जिला सहारनपुर से लगी है। तो देखिए यूपी के एक जिला सहारनपुर से, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला से। ठीक है, और 2 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो इनसे सीमा लगती है। यह राज्य का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध दून है। याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी आती है, तो 75 किलोमीटर आती है। यह राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। देखिए जो हमारा उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में सबसे पश्चिमी जिला तो देहरादून, सबसे दक्षिणी जिला तो उधम सिंह नगर, उत्तरी जिला उत्तरकाशी। ठीक है, और दोस्तों पूर्वी जिला तो पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो इन चीज को आपको याद रखना है, बेसिक चीजें हैं पर जो नए छात्र हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम देहरादून जिले की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो देहरादून जिले का जो जनघनत्व है तो वह 549 है। ठीक है, 549 जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितने लोग रहते हैं तो वह दोस्तों आपका जनघनत्व होता है। ठीक है, लिंगानुपात तो 902 लिंगानुपात है। साक्षरता दर तो यह राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। और कितनी साक्षरता है, तो 84.25%। ठीक है, पुरुष साक्षरता तो राज्य में पुरुष साक्षरता कितनी है देहरादून जिले की, तो 89.40%। ठीक है,
महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता है दोस्तों 78.54% और ये सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो आपके 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से राजपुर एससी के लिए और जो चकराता है तो वह एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका देहरादून है तो यह है राज्य में दूसरा सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, क्योंकि सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें आती हैं 11, तो वह आपकी हरिद्वार जिले की आती है। ठीक है, बात करेंगे विकास खंड की, तो विकास खंड कितने हैं 6, तहसील कितनी है 7। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो हम प्रमुख स्थानों को, तो यहाँ पर तो आपके काफ़ी सारे प्रमुख स्थान आते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कालसी अभिलेख को देखेंगे। कालसी अभिलेख ये यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है और यहाँ पर ही दोस्तों अमलावा नदी भी यमुना में मिलती है। ठीक है, कालसी अभिलेख की खोज 1860 ईस्वी में जेम्स जोन्स फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी, जॉन फॉरेस्टर के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कालसी अभिलेख की लिपि क्या है तो ब्राह्मी और भाषा क्या है प्राकृत। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आता है क्षेत्र, तो इस कालसी अभिलेख में जो आपका कालसी वाला क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं तो अप्रांत कहते हैं और कालसी के निवासियों को पुलिंद कहते हैं। ठीक है, कालसी अभिलेख का प्राचीन नाम क्या है तो दोस्तों कालकूट, युगसैल और आता है खलीटका। ठीक है, खलीटका याद रखिएगा। स्थानीय नाम क्या आता है कालसी का तो दोस्तों चित्रशिला आता है। ठीक है, और उपनाम की बात करेंगे तो जोनसार भाबर का प्रवेश द्वार, ये इंपॉर्टेंट है कि जोनसार भाबर क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो दोस्तों आपका कालसी को बोला जाता है। ठीक है, इसे हुएनसांग ने शुद्ध नगर भी कहा था, तो शुद्ध नगर, ठीक है, कालकूट, युगसैल और खलटिका, ठीक है, और चित्रशिला, ये सभी आपके किसके नाम हैं तो कालसी के ही नाम हैं। आता है मौर्य शासक अशोक के द्वारा 257 ईस्वी पूर्व में अपनी उत्तरी सीमा निर्धारित करने के लिए यहाँ अभिलेख लिखवाया था, जिसे दोस्तों कालसी अभिलेख ही कहते हैं। तो कालसी अभिलेख कब लिखवाया गया था 257 ईस्वी पूर्व में लिखवाया गया था अशोक के द्वारा, जो कि उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है, और इस कालसी अभिलेख को दोस्तों किसने ध्वस्त किया था तो ये नसरुद्दीन महमूद के द्वारा ध्वस्त किया गया था 1254 ईस्वी में। ठीक है, और इस 1254 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था तो नसरुद्दीन महमूद के द्वारा। आता है इस अभिलेख पर हाथी की आकृति बनी है, जिस पर संस्कृत भाषा में गजतबे लिखा है। ठीक है, तो जैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कालसी अभिलेख में किस पशु का चित्र बना है तो दोस्तों कालसी अभिलेख में हाथी का चित्र बना है और इस अभिलेख में हाथी आसमान से उतरता हुआ दर्शाया गया है और इस अभिलेख में संस्कृत भाषा में गजतब में लिखा हुआ है। ठीक है, इस अभिलेख में 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख भी मिलता है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लर्क वाले एग्जाम में पूछा गया था। आता है इसे अशोक का 13वां अभिलेख के रूप में जाना जाता है। मतलब जो अशोक के शिलालेख थे तो उन शिलालेखों में कालसी शिलालेख किस क्रम का था तो 13वां क्रम का था। अतः इस अभिलेख में अशोक ने यह जानकारी दी है कि मैंने मनुष्य तथा पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इस अभिलेख में अशोक ने लोगों से हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपनाने की बात की है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो वाक्य बोला गया था कि हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपनाने की बात की थी, तो जो आपका कलिंग युद्ध था, ठीक है, अशोक का, तो उसी के बाद में बोला गया था और कलिंग युद्ध के बाद में ही दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लाखा मंडल के बारे में। तो लाखा मंडल ये यमुना और रिखनाल नदी के संगम पर स्थित है, यमुना और रिखनाल। ठीक है, प्राचीन नाम क्या आता है तो दोस्तों मण आता है। ठीक है, लाखा मंडल को महाभारत में किस नाम से जाना गया है तो लाक्ष ग्रह के नाम से जाना गया है। ठीक है, लाखा मंडल का उपनाम तो दोस्तों लाखों मूर्तियों का भंडार। ठीक है, लाखा मंडल की खोज किसने की थी तो जॉर्ज व्हीलर के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये किस पर्वत पर स्थित है तो भवानी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो लाखा मंडल किस पर स्थित है भवानी पर्वत पर। खोज किसने की थी जॉन व्हीलर ने। ठीक है, लाक्ष ग्रह दोस्तों इसका महाभारत में नाम था।
आगे देखेंगे कि ये जो आपका अभिलेख है ये 5वीं सदी में यादव वंश की राजकुमारी ईश्वरा द्वारा अपने पति जालंधर के शासक चंद्रगुप्त की याद में लिखवाया गया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो था ये जालंधर का शासक था। ठीक है, तो इसने अपने पति की याद में ये अभिलेख बनवाया था। और कब बनवाया था? 5वीं सदी में। ठीक है, किस वंश की थी राजकुमारी ईश्वरा? तो ये यादव वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, यहाँ हूण नागर शैली में बना प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, तो जो राजकुमारी ईश्वरा है तो इसने दोस्तों यहाँ पर हूण और नागर शैली में शिव का प्राचीन मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, यह मंदिर वर्तमान में उत्तराखंड शैली में निर्मित है। इस अभिलेख का सर्वप्रथम उल्लेख जेम्स वैली फ्रेजर के द्वारा किया गया और जेम्स वैली फ्रेजर की पुस्तक आती है द हिमालय माउंटेन्स। ठीक है, जो कि 2015-16 में लिखी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि जो आपका लाखा मंडल अभिलेख है तो इस लाखा मंडल अभिलेख में मतलब लाखा मंडल अभिलेख का उल्लेख किसने किया था? तो जेम्स वैली फ्रेजर के द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक आती है द हिमालय माउंटेन्स। ठीक है, जो कि 2015-16 में लिखी गई। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों अशोक आश्रम। तो अशोक आश्रम ये कालसी में ही स्थित है, जो कि 1950 में स्थापित किया गया था धर्मदेव शास्त्री के द्वारा। ठीक है, अशोक आश्रम 1950 धर्मशास्त्री के द्वारा स्थापित किया गया। आगे दोस्तों गुरु राम राय दरबार साहिब। ठीक है, तो गुरु राम राय हम आगे पढ़ चुके हैं कि फतेहपति शाह के समय ये देहरादून आए थे 1676 ईस्वी में। ठीक है, और 3 गांव भी दान दिए थे। तो उन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे कि गुरु राम राय दरबार साहिब ये आपका देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई? 1699 में की गई थी। ठीक है, स्थान आता है खुड़बड़ा। ठीक है, और मेन जो आपका प्लेस है तो वह है आपका धामवाला। ठीक है, और ये जो है ये आपका बिंदाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसे पुनर्निर्माण कब किया? तो 1707 ईस्वी में किया था पंजाब कौर के द्वारा। ठीक है, शैली आती है मुगल शैली। ठीक है, याद रखिएगा। अतः इस दरबार साहिब के पहले जो महंत थे तो वह कौन थे? तो आपके ओधदास थे। ठीक है, इस दरबार के महंत हर सेवक को गोरखों की कड़ाई दीप व्यवस्था से गुजरना पड़ा था। ठीक है, तो जो आपकी 3 दिव्य प्रणाली थी, ठीक है, न्याय की, गोरखों की, तो उनमें से एक थी कड़ाई दीप। तो इस कड़ाई दीप से किसको गुजरना पड़ा था? कौन से महंत थे? तो वह आपके हर सेवक महंत थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों देहरादून का घंटाघर। देहरादून घंटाघर की नींव जो रखी गई तो वह 4 जुलाई 1948 को सरोजनी नायडू के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो कुंवर आनंद सिंह थे। प्राचीन नाम क्या था इस घंटाघर का? तो बलबीर टावर था। ठीक है, और अन्य नाम क्या है? क्लॉक टावर, क्योंकि दोस्तों इसके ये षष्ठकोणीय घंटाघर है तो इसके 6 कोनों पर क्या है? आपकी घड़ियां लगी हैं, इसलिए इसे क्लॉक टावर भी कहते हैं। इसका उद्घाटन अक्टूबर 1953 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। तो उद्घाटन किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जबकि नींव किसने रखी थी? सरोजनी नायडू ने 24 जुलाई 1948 को, क्योंकि सरोजनी नायडू ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। आगे देखेंगे दोस्तों हम बुद्धा टेम्पल को। तो बुद्धा टेम्पल इसकी नींव 1965 में रखी गई थी। इसका उद्घाटन 28 अक्टूबर 2002 को दलाई लामा के द्वारा 1959 में, जब ये देखिए 1959 में दलाई लामा कहाँ पर आए थे? उत्तराखंड आए थे। ठीक है, तो इनके द्वारा इसकी जो उद्घाटन किया था तो 28 अक्टूबर 2002 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और नींव कब रखी थी? 1965 में। ठीक है, इस बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई 185 फीट है। अन्य नाम क्या आता है? मंडोलिक मठ। ठीक है, तो मंडोलिक मठ यह आपका बुद्धा टेम्पल में ही स्थित है। यह 5 मंजिला भवन है। ठीक है, यहाँ भगवान बुद्ध की 103 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा सारी बातें कि 1965 में नींव रखी थी, 2002 में उद्घाटन किया था 28 अक्टूबर 2002 को। जबकि दलाई लामा जो भारत आए थे तो वह 1959 में आए थे। ठीक है, 185 फीट ऊंची आपकी 5 मंजिला यहाँ पर इमारत है। आगे देखेंगे हम मसूरी को। ठीक है,
मसूरी, इसकी खोज 1825 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो कैप्टन यंग थे। ठीक है, ये किस पर्वत पर है? तो बिनोग पहाड़ी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना आता है? तो 65 वर्ग किलोमीटर आता है। याद रखिएगा कि मसूरी का क्षेत्रफल कितना है? 65 वर्ग किलोमीटर। किस पर्वत पर है? बिनोग पर्वत पर। ठीक है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो 2005 मीटर दोस्तों ऊंचाई है। ठीक है, किस हिमालय में है? तो ये दोस्तों लघु और मध्य हिमालय में स्थित है। नामकरण, तो इसका नामकरण दोस्तों मंसूर नामक पौधे से हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में दोस्तों एक बहुतायत मात्रा में मंसूर नामक पौधे उगा करते थे और उन पौधों के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम मसूरी पड़ा था। मसूरी के उपनाम आते हैं दोस्तों पहाड़ों की रानी और गंगोत्री, यमुनोत्री का प्रवेश द्वार और भारत का एडिनबरा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही देखते हैं। आगे को दोस्तों हम इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और फिर दोस्तों हम इसके लगभग 3 या 4 पार्ट आएंगे, क्योंकि देहरादून जिला बड़ा है, इसमें चीज़ें काफ़ी हैं और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आपने पिछले दोनों पार्ट हरिद्वार के नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हम हरिद्वार जिले को कंप्लीट कर चुके हैं और 1 बाय 1 दोस्तों हम 13 के 13 जिले कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपका अगर बीपीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और जो नए छात्र हैं, ठीक है, जिनका ये एग्ज़ाम नहीं है और आने वाले एग्ज़ामों की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए तो दोस्तों ये वाण साबित होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण थी आज की क्लास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।